नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, यानी कि चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ बेसिक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो हम ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर अपना शुरू करेंगे। उससे पहले जो कुछ सिंपल से जो चैप्टर है, जैसे कंडक्टर, ये वाला चैप्टर हो गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हो गया, और उसके बाद हम सोल्डरिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है एक बार मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर करेंगे। कौन सा? मैग्नेटिज्म। ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से पहले मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर से पहले एक बार तो ये हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक बार सोल्डरिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में, कि ये क्या होती है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी जो जो धातुएं हैं वो अच्छी चालक होती हैं, कौन से अच्छे कुचालक होते हैं, उन सभी के बारे में आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंडक्टर से। चालक क्या होता है? जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए वह चालक कहलाते हैं। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि विद्युत धारा क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही चालक विद्युत कहलाती है। अब क्या होता है, कोई चालक होता है और किसी भी परमाणु के जो बाहर वाली जो कक्षा होती है, अंतिम कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इधर से उधर जाना ही विद्युत धारा कहलाती है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है। आपको बताया था मैंने, जो चालक होते हैं उनमें 1, 2 या 3 होती है। और जो अर्धचालक होते हैं, कौन से? अर्धचालकों में कितनी होती है? अर्धचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4 होती है। और जो कुचालक होते हैं उनमें 8 होती है। कितनी होती है? कुचालकों में 8 होती है। अधिकांश धातुएं जो है चालक होती हैं। जो धातुएं होती है ना, वो ज्यादातर जो है चालक का काम करती है, अर्धचालक या फिर कुचालक का नहीं। ठीक है, जो अधिकांश धातुएं हैं वो चालक होती हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2 या 3 हो सकती है चालक के अंदर। अब चालक के अंदर गुण कौन कौन से होने चाहिए वो देख लेते हैं। चालक सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हमें सस्ता भी देखना है और आसानी से भी उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा देखना है, और अच्छा भी होना चाहिए। चालक जो है यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकली मजबूत होना चाहिए। ऐसे मान लो ऊपर से गिरा दिया, टूट ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि तार टूटे नहीं एवं सभी जगह आसानी से प्रयोग किया जा सके। देखिए, ये क्या कहना चाहता है? जो मैकेनिकली मजबूत होना चाहिए, जिसे ऐसे खींच दे, जैसे रबड़ होती है, रबड़ को खींचने से टूट जाती है। तार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको खींचे तो वो टूट जाए, आसानी से हर जगह प्रयोग किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। चालक जो है तन्य यानी कि डक्टाइल होना चाहिए, जिससे कि तारों को पतला बनाया जा सके और इसे मशीनों की वाइंडिंग में प्रयोग लिया जा सके। चालक तने होना चाहिए। तने का मतलब क्या है? यहाँ पर इन धातुओं की जो है एक प्रॉपर्टी होती है तने की। अब तने क्या होता है कि किसी चालक को हम कितना पतला बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है चालक की, जिसे हम डक्टाइल कहते हैं, तने कहते हैं। इसका मतलब है कि चालक को कितना पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, और चालक को जितना पतला बनाया जा सकता है उतनी ही अच्छा उसकी तने कहा जाएगा, कि वो अच्छा तने है। चालक जो है आघात वर्धनीय होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार इसकी चदरे और पत्तियां बनाई जा सके। आघात वर्धनीय ये है कि इस पर चोट मारेंगे, मान लीजिए कोई हथौड़े के साथ हम किसी चालक पर चोट मार रहे हैं, तो वो टूटना नहीं चाहिए। वो जो है, मान लीजिए ये इतना मोटा कंडक्टर है, अब इसके ऊपर जो हम चोट मार रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये टूटना चाहिए? इसकी पतली परत तो बन जाएगी, ये पतला हो जाएगा, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि चालक आघात वर्धनीय होना चाहिए, जिससे उसको आवश्यकता अनुसार की चदरे पतला बनाया जा सके और पत्तियां बनाई जा सके। जैसे लोहा होता है, लोहे को आपने मोटा भी देखा होगा, लेकिन उसको चोट मार के क्या है, पतला कर देते हैं, उसकी चदरें बनाई जाती हैं, तो उसको कहेंगे आघात वर्धनीय होना चाहिए।
चालक कम विशिष्ट प्रतिरोध, बिल्कुल भाई लो रजिस्टिविटी जरूर होनी चाहिए। पदार्थ को बनाए जाने चाहिए लो रजिस्टिविटी होनी चाहिए पदार्थ की, जिससे कि लाइन हानियां कम से हो, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। चालक वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, जिससे चालक पर गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि वातावरण प्रभाव से कम हो, प्रभाव कम से कम हो। ठीक है ना। चालक जो है वातावरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कितने टेम्परेचर हो। चालक को अपनी जो है प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। चालक ऐसा होना चाहिए कि सोल्डरिंग करने में प्रयुक्त हो, अगर कहीं से टूट जाए तो उस पर सोल्डरिंग की जा सके, ऐसा चालक होना चाहिए। आसानी से टंका लगाया जा सके। ये सारी जो है प्रॉपर्टी एक चालक के अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है चालक के अंदर आ जाती है तो हम उसे अच्छा चालक मानते हैं। अब चालक कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। चालक जो है चांदी, सबसे पहले क्या है, चांदी। सिल्वर, सिल्वर जो है सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर। गुड कंडक्टर, अगर एग्जाम में आ जाए कि चालक विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो हम कहेंगे सिल्वर यानी कि चांदी। और जो इसकी तापीय चालकता है वो भी अच्छी होती है, यानी कि तापीय चालकता, जो इसकी तापीय चालकता होती है वो भी सबसे अच्छी होती है, पारे से भी अच्छी होती है इसकी तापीय चालकता, किसे, पारे से भी अच्छी होती है। ठीक है। और ये तो पता ही है एक गुड कंडक्टर है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। महंगा होने के कारण जो इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है अपने इलेक्ट्रीशियन में। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। और आगे क्या है, तांबा, कॉपर। कॉपर जो है सिल्वर के बाद सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सिल्वर के बाद सबसे अच्छा चालक माना जाता है कॉपर को। कॉपर जो है सस्ता भी होता है, क्या होता है, सस्ता होता है, और विद्युत का अच्छा चालक भी होता है, तनय भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है, और कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला भी होता है तांबा जो होता है। और चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक भी होता है, कम मूल्यवान होता है, और जो वातावरण परिवर्तनों को सह सकता है, यानी कि वातावरण से भी है ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको, घरों में जो वायरिंग होती है उसके अंदर तांबे का ही प्रयोग किया जाता है, केबल के अंदर कॉपर का प्रयोग किया जाता है, बस बार में भी कर लेते हैं, और जो वाइंडिंग होती है, मोटर की वाइंडिंग होती है, उसमें भी हम जो है कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड जो है बहुत ही अधिक महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग जीरो के बराबर है, बिल्कुल नगण्य है इसका इस्तेमाल सोने का इलेक्ट्रिक कामों में इसका प्रयोग नगण्य है। वैसे ये भी तन्य होता है, सबसे अधिक तन्य होता है ये सोना। इसकी जो तार है सबसे पतली बनाई जा सकती है, सोने की तार जो है सबसे पतली बनाई जा सकती है, और आघात वर्धनीय होता है, लेकिन मूल्यवान बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है कॉपर के बाद जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने इलेक्ट्रिक कामों में वो है एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। तने होती है, ये भी क्या है, तने होता है, आघात वर्धनीय होता है, हल्का भी होता है, जंग रोधी भी होता है, यानी कि जंग भी नहीं लगता इस पे इतनी आसानी से, कम विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है इसका। और भारत में ना ये मान लीजिए कॉपर से भी ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, एल्यूमिनियम का ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं 440 किलो वोल्ट की, और 220 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, और 11,000 जो वोल्ट होता है, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। उस कंडक्टर का नाम होता है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील राइनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है। जो ये लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बड़ी बड़ी लाइनें, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, ACSR कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, और बीच में उसमें जो है स्टील की वो एक तार डाल देते हैं जिससे उसके अंदर मजबूती आ जाए। इसके बारे में जो आगे ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ACSR क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यह था एल्यूमिनियम, बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसका। आगे क्या है, पीतल यानी कि ब्रास, कॉपर प्लस जस्ते से, कॉपर प्लस जस्ते से मिलकर बनाया जाता है इसको, कॉपर और जस्ते से मिलकर। कितना, 66% तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है और जस्ते का 34%।
इस्तेमाल किया जाता है पीतल को बनाने के लिए। पीतल जो है जंग रोधी होता है, जंग नहीं लगता इस पे, और रंग रोधी होता है, और सुदृढ़ भी होता है, ये आघात वर्धनीय होता है और तन्य भी होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोग इसका किया जाता है, जो आपने देखे होंगे बटन होते हैं, स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं, उनके पीछे जो टर्मिनल होते हैं उनमें जो है इसका ब्रास का प्रयोग किया जाता है, पीतल का प्रयोग किया जाता है। स्विच वगैरह, सॉकेट वगैरह, जो टर्मिनल वगैरह हो जाते हैं ना, टर्मिनल बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? नाइक्रोम, यानी कि नाइक्रोम जो है निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर जो बनता है वो क्या है? नाइक्रोम बनाया जाता है। इसमें निकल की मात्रा तो 80% रखी जाती है, और जो क्रोमियम है उसको 20% रखा जाता है। निकल को 80% और 20% क्रोमियम को रखा जाता है। ये क्या है? इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। कितना? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जो नाइक्रोम होता है इसका स्पेसिफिक प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी प्रतिरोधकता पता कितनी होती है? 108.5 108.5 होती है, ठीक है। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है 108.5 ओम प्रतिरोधक, लेकिन ये 10 की पावर 8 में होती है, 10 की पावर 8 में 108.5 गुणा 10 की पावर 8 में होती है। नाइक्रोम की हाई स्पेसिफिक रजिस्टिविटी वाला, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला पदार्थ होता है नाइक्रोम। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों हीटिंग एलिमेंट्स में। कहां पर? हीटिंग एलिमेंट्स में। जैसे आपके घर में विद्युत इस्त्री होती है, प्रेस होती है, गीजर होता है, टोस्टर होता है, हीटर होता है, रूम हीटर होता है, इमर्शन रोड होती है। वहां पर जो एलिमेंट बनाया जाता है वो नाइक्रोम की धातु का बनाया जाता है। याद रखना किस्म का, जैसे गीजर हो गया, प्रेस होगी, और टोस्टर हो गया अपना, रूम हीटर हो गया, इमर्शन रोड होगी, वहां पर एलिमेंट किसका बनाया जाता है? नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है। किसका? नाइक्रोम धातु का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन ये क्या है? स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली धातु होती है। जो ये ना नाइक्रोम भी होती है, इसका भी जो है हाई गलनांक वाली, यानी कि उच्च गलनांक वाली, उच्च गलनांक। गलनांक का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितना ज्यादातर तापमान को सह सकती है ये, कि क्या ये तापमान को उच्च तापमान को भी अच्छे तरीके से सह सकती है। कितना होता है इसका नाइक्रोम का गलनांक? 1400 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। आप सभी को पता है जो हमारे घरों में पहले 100 वाट के बल्ब यूज किए जाते थे, उनके अंदर जो फिलामेंट लगाया जाता था वो जो है टंगस्टन धातु का जो है एलिमेंट लगाया जाता था। हाई यानी कि इसका भी जो है उच्च गलनांक वाली धातु होती है, तन्य होती है, यानी कि पतली सी बनाया जा सकता है इसको। प्रयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब में। सोडियम वेपर लैंप होते हैं, मरकरी वेपर लैंप होते हैं, और इल्यूमिनेशन लैंप होते हैं, जो वहां पर जो है उनके अंदर जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। इसका भी जो है गलनांक बहुत उच्च होता है। कितना होता है? लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है टंगस्टन का गलनांक? लगभग 3400, यानी कि ये जो है 3422 तक के तापमान को अच्छी तरीके से सहन कर सकता है। क्या? 3422 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को अच्छे तरीके से ये सहन कर सकता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लेड, यानी कि सीसा। नरम होती है, भारी होती है, और जंग रोधी धातु होती है, यानी कि जंग नहीं लगता इस पर, लेड पर आसानी से जो है जंग नहीं लगता। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो अंडरग्राउंड केबल होती है। क्या? जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें जो है नमी को रोकने के लिए, अंडरग्राउंड जो हाई वोल्टेज वाली अंडरग्राउंड केबल होती हैं उनके अंदर एक परत बनाई जाती है शीशे की, जिससे वो नमी को रोकता है, नमी को उसके अंदर नहीं जाने देता है केबल के। और कहां पर? जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड
बैटरी होती है, जो हमारे घरों में बैटरी यूज की जाती है, उसके अंदर जो प्लेटें होती हैं, क्या जो उसके अंदर प्लेटें लगाई जाती हैं, जो उसके ऊपर टर्मिनल लगाए जाते हैं, वो लेड धातु के बनाए जाते हैं। किसके? लेड धातु के, यानी कि शीशा के बनाए जाते हैं। आगे क्या है? आगे है टीन। टीन ये भी सफेद रंग की नरम होती है, अत्यधिक नरम और जंग रोधी धातु होती है, यानी कि इस पे भी जंग नहीं लगता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका जो है शीशे के साथ मिलाकर, इसको मिक्स शीशे के साथ मिलाकर इसका क्या है, फ्यूज के रूप में काम लिया जाता है। फ्यूज के रूप में और सोल्डर के रूप में, जिसे हम सोल्डरिंग करते हैं। आपने देखी भी होगी, वो जो धातु होती है सोल्डरिंग और फ्यूज में जो है इसका टीन और लेड के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। अब जो हम मिश्र धातु बनाते हैं, उसके अंदर अगर टीन की मात्रा ज्यादा है तो वो धातु उतनी ही नरम होगी। जितनी ज्यादा हम टीन की मात्रा रखेंगे उतनी ही ज्यादा नरम वो धातु बनेगी, और जितनी अधिक हम शीशे की मात्रा यानी कि लेड का इस्तेमाल करेंगे, वो धातु उतनी ही कठोर बनेगी। क्या कहा मैंने? जो हम शीशे और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं, उसमें जिसमें अगर शीशे की मात्रा अधिक है तो वो धातु कठोर बनेगी, अगर टीन की मात्रा अधिक है तो वो धातु नरम बनेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का अच्छी तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। आगे क्या है? मैग्नीन। क्या? मैग्नीन ये भी एक मिश्र धातु होती है। कॉपर, कॉपर, मैग्नीज, क्या? मैग्नीज और निकल। कॉपर, मैग्नीज और निकल से मिलकर जो धातु बनाई जाती है उसको हम मैग्नीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीन। इसमें 84% कॉपर और 12% मैग्नीज और 4% निकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है एक प्रतिरोधक के रूप में। प्रतिरोधक, जब हम प्रतिरोधक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीन का प्रयोग है एक प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। क्या है? जो मैग्नीन होता है इसके ऊपर तापमान का बिल्कुल नगण्य प्रभाव पड़ता है, ये तापमान से प्रभावित नहीं होता है। मैंने आपको बताया था इसका जो ताप गुणांक है वो क्या होता है? 0.000025 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मैग्नीज का ताप गुणांक? 0.000025 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है तापमान पर इसका प्रभाव। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रयोग जो है प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। आगे क्या है? यूरेका। यूरेका, यूरेका क्या होता है? 40% निकल, ये भी जो है मिश्र धातु होती है, निकल और कॉपर से मिलकर बनाई जाती है। किसे? निकल और कॉपर से मिलकर बनाई जाती है। 40% निकल और जो है कॉपर 60% का प्रयोग इसमें किया जाता है यूरेका को बनाने के लिए। इसका प्रयोग भी जो है प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। यूरेका का हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है यूरेका का भी, इसलिए जो इसका प्रयोग जो है प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। कहां पर? जहां पर उष्मा कम पैदा हो, कम उष्मा पैदा करने वाली जगह पर जो है यूरेका का प्रयोग किया जाता है। फैन का जो रेगुलेटर होता है ना, फैन का जो रेगुलेटर होता है, घरों में आपने देखा होगा जो रेगुलेटर लगे होते हैं उनके अंदर जो है यूरेका तार का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेका वायर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है? आगे हम पढ़ते हैं पारे के बारे में, यानी कि मरकरी। जो सामान्य तापक्रम होता है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, सामान्य तापक्रम पर तो ये क्या है? एक लिक्विड में होता है, लिक्विड कंडीशन में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका जो है कठोर होता जाता है ये लिक्विड जो है। ठीक है ना, पारा जो होता है मरकरी। कहां पर प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है इसका, और अपने इलेक्ट्रिशियन में इसको मरकरी वेपर लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर? मरकरी वेपर लैंप में इसका मरकरी का जो प्रयोग किया जाता है। उसके आगे क्या है? कार्बन। कार्बन जो है अधात्विक पदार्थ होता है। कैसा? धातु नहीं होती है, अधात्विक को माना जाता है। अधात्विक, कार्बन को है जो अधात्विक पदार्थ माना जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका अधिक होता है। क्या?
जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बहुत ही अधिक होता है। और कार्बन का जो ताप गुणांक है ना, ताप गुणांक जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में, ताप गुणांक के बारे में पढ़ाया था आपको। ताप गुणांक क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक एनटीसी होता है, एक पीटीसी होता है। एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी में मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इनका जो प्रतिरोध है वो कम होता जाता है। एनटीसी में मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है इनका प्रतिरोध कम होता रहता है एनटीसी में। और पीटीसी में बताया था जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और प्रतिरोध भी उनका बढ़ जाता है। पीटीसी तो जो है तो जो धातुओं में प्रयोग किया जाता है, और जो एनटीसी है वो अधातुओं की प्रॉपर्टी होती है। एनटीसी क्या है, अधातुओं की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो एनटीसी टाइप की होती है। कैसी, एनटीसी। यानी कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, इसलिए जो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इसमें इसका जो कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जो मशीनें होती हैं या फिर आपकी जो मोटर होती है, अल्टरनेटर्स होते हैं, वहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और किसके रूप में, ब्रूसों के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, कार्बन ब्रूसों का। उसके बारे में जो हम मोटर वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि जो कार्बन ब्रूसों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। कम्यूटेटर पर इसको जो है घिसाया जाता है, ठीक है, जिससे ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर को डिलीवर करता है आगे कार्बन। उसके बारे में हम मोटर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम ये भी जो है मूल्यवान धातु होती है, कठोर होती है और महंगी भी होती है। प्लेटिनम जो है एक महंगी धातु होती है। स्टार्टर के जो संयोजक बिंदु होते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं स्टार्टर के, जहां पर जो है तारों को कनेक्ट किया जाता है, वो जो है प्लेटिनम से बनाया जाता है। और ये भी जो है अच्छा चालक होता है, इसका विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है प्लेटिनम को भी। आगे क्या है, लोहा। सुदृढ़ होता है, सस्ता होता है और सुलभ तन्य भी होता है और आघात वर्धनीय भी होता है। लोहे में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लोहे की। ये क्या है, सुदृढ़ भी होता है, सस्ता तो होता ही है, सुलभ भी होता है यानी कि आसानी से मिल भी जाता है, तन्य भी होता है और आघात वर्धनीय भी होता है। लेकिन क्या है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है तांबे से अधिक होता है, इसलिए जो है हम लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल कामों में। ज्यादातर लोहे की जगह जो है कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लोहे का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर से लगभग 8 गुना होता है। लगभग 8 गुना। किसका, लोहे का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कॉपर की तुलना में 8 गुना अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है जिंक यानी कि जस्ता। स्लेटी रंग की हाई उच्च गलनांक वाली धातु होती है भी, जिंक दो है। इस पर जो है जर नहीं लगता, ये है जंग रोधी धातु होती है। क्या, जंग रोधी धातु होती है जिंक। कठोर भी होती है और इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसका गलनांक जो है उच्च होता है, उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, निकल। आगे है निकल। सफेद रंग की धातु होती है और जंग रोधी धातु होती है, जंग रोधी धातु होती है। इसका प्रयोग जो है निकल आयरन सेल में किया जाता है। निकल आयरन जो एक बैटरी होती है उसकी प्लेटें बनाने में निकल का प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम धातु बनाने में भी है निकल का प्रयोग किया जाता है। और जंग रोधी धातु होती है, एक सेल होता है, सेल एंड बैटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे निकल आयरन बैटरी। उसके अंदर जो प्लेटें बनाई जाती हैं वो निकल धातु की बनाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक टेबल है आप सभी के सामने। चाहे तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें आप जो है इस टेबल को बना सकते हो, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट टेबल रहने वाली है आप सभी के लिए। इसमें क्या है, देखिए चांदी का, चांदी है, चांदी का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, गलनांक दिया हुआ है इसमें, और 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता दी हुई है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक दिया हुआ है, 10 की पावर यहाँ पर -4 है, ठीक है। क्या है, 10 की पावर -4 में दिया हुआ है ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक का मान, ठीक है ना।
यहाँ पर धातुएं दी हुई है और यहाँ पर उनकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पर गलनांक दिया हुआ है। जो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है ना याद करने वाला, ये तो आप छोड़ दीजिए, पर ये प्रतिरोधकता भी याद करने की जरूरत नहीं है और ताप गुणांक भी याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत है इनकी परमाणु क्रमांक आपको याद रहना चाहिए। कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 धातुएं हैं। इन 14 धातुओं को आप याद कर लीजिए, जो इनका परमाणु क्रमांक है और गलनांक इनका कितना है। जैसे पीछे एग्जाम में किस किस का आया हुआ है, चांदी का भी आया हुआ है, तांबे का भी आया हुआ है और आयरन का भी आया हुआ है और पारे का भी आया हुआ है। टंगस्टन का भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है ये टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका ये याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक और ये गलनांक इंपॉर्टेंट। चांदी का जरूर याद रखना 960 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। पारे का 356 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? और इंपॉर्टेंट ये भी है कार्बन वाला, कार्बन का जो है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन भी है जो इंपॉर्टेंट है, इसका भी याद रखना आपको। ठीक है, अब आप सभी को पता है भारत में जो है सबसे ज्यादा अपने इलेक्ट्रिकल कामों में तांबे और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब जो हम तांबे और एल्यूमिनियम की जो आपस में अंतर देख लेते हैं, तांबे और एल्यूमिनियम में कौन कितने अंतर होते हैं और कौन कौन सा अंतर होता है। देखिए, चांदी के बाद जो है इसकी चालकता बहुत उच्च होती है तांबे की, और एल्यूमिनियम की जो है तांबे के बाद इसकी चालकता अच्छी होती है। तांबे की तुलना में इसकी चालकता 60.60% होती है। अतः समान धारा क्षमता के लिए एल्यूमिनियम तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ताम्र तार से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल भाई। अब मान लीजिए कोई तार पतली है, अब ना तांबे की तार अगर पतली भी है और एल्यूमिनियम की तार मोटी है, फिर भी जो है तांबा उसमें से ज्यादा करंट को गुजार सकता है एल्यूमिनियम से। इसमें कहा है इन्होंने 60.6%। एक तार तो ये है, ये कॉपर की है और सेम साइज की जो है एल्यूमिनियम की तार है। अगर कॉपर इसके अंदर से 100 एम्पेयर का करंट गुजार सकता है तो एल्यूमिनियम इसके अंदर से केवल 60.6 एम्पेयर का करंट है इसके अंदर से गुजार सकता है। ये फर्क है कॉपर और एल्यूमिनियम की चालकता में। अब आगे क्या है, अन्य धातुओं की तुलना में इसका धारा घनत्व अधिक होता है। धारा वहन के लिए समान लंबाई पर आयतन अपेक्षाकृत कम होता है। और जो एल्यूमिनियम होता है ये वजन में हल्का होता है। तांबे की पतली तारों और शीटों में खींचा जा सकता है, यानी कि इसे पतली तारें बनाई जा सकती हैं। एल्यूमिनियम जो है पतली तारों और शीटों में खींचा जा सकता है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होने से इसकी तनन सामर्थ्य कम हो जाती है। बिल्कुल भाई, एल्यूमिनियम की ना जो तनन सामर्थ्य है वो बहुत ही कम होती है। आप देखना एल्यूमिनियम के ना आप 2-3 ऐसा घुमा देना एल्यूमिनियम को 2-3 बार, वो वहीं से कमजोर हो जाती है एल्यूमिनियम। इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है एल्यूमिनियम की। वायुमंडलीय संसारण के प्रति इसका उच्च प्रतिरोध होता है, कि इसलिए इसकी आयु लंबी होती है। ठीक है, तांबा जो है इतनी आसानी से खराब नहीं होता है। एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ते समय बहुत ही एहतियातें बरती जाती है। क्यों? क्योंकि इसको 2-3 बार घुमा देते रहे, ये टूट जाता है। इसलिए इसको जो चालक है इनको आपस में कनेक्ट करते हुए ध्यान से काम करना पड़ता है। तांबा क्या है, समान चालकता के लिए ताम्र तार का वजन एल्यूमिनियम तार की तुलना में 50.5% होता है। एल्यूमिनियम का गलनांक कम होता है। तांबा जो है टिकाऊ होता है और रद्दी मोल उच्च होता है। ठीक है, टिकाऊ भी होता है, अगर इसे बेचेंगे तो वो भी अच्छे रेट में बिक जाता है। और एल्यूमिनियम जो है तांबे से सस्ता होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम जो है तांबे से सस्ता होता है। ठीक है ना, एक मिनट। एल्यूमिनियम तांबे से सस्ता होता है। जो तांबा है इसकी वैद्युत चालकता 56 महो प्रति मीटर होती है। याद रखना इसको। जो कॉपर की जो चालकता होती है ना, कंडक्टिविटी होती है, वो 56 महो प्रति मीटर होती है। और जो एल्यूमिनियम की चालकता होती है वो 35 महो प्रति मीटर होती है।
कितनी 35 महो प्रति मीटर। गलनांक कितना होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। घनत्व जो है इनका इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तन्य दृढ़ता इसको भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ताप गुणांक देख लेना, याद करना तो कर लेना, बाकी इतनी जरूरत नहीं है ताप गुणांक की। ठीक है, ये जरूरी है, गलनांक याद रखना है इनका, गलनांक और ये चालकता याद रखनी है। ये था कंपैरिजन किया हमने कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये था तम को चालक। यहाँ पर हमने खत्म किया अपना चालक वाला टॉपिक। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कुचालक के बारे में। क्या कुचालक, इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। धारा का जो प्रवाह है उसके अंदर संभव ही नहीं है कुचालक के अंदर। ठीक है, इन पदार्थों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना बहुत कठिन या असंभव नहीं है। ठीक है ना, कठिन या असंभव है। ठीक है ना, कठिन या असंभव है। रसायन शास्त्र में ऐसे पदार्थों को निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है। क्या? पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है। ठीक है, अगर उनकी वोल्टेज सहन सीमा को हम अगर उनकी वोल्टेज को ज्यादा कर दे तो उनकी जो है वो पदार्थ नष्ट हो जाता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। प्रत्येक पदार्थ की वोल्टेज सहन करने की एक सीमा होती है। अपने आप को नष्ट किए बिना वोल्टेज का विरोध करना ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। इसे मापा किसमें जाता है? किलो वोल्ट प्रति mm में व्यक्त करते हैं। किसे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट प्रति mm में व्यक्त किया जाता है कुचालकों को। अब जो है कुचालकों के भी कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बिल्कुल वोल्टेज को अधिक से अधिक सहन करने वाला होना चाहिए। वोल्टेज का विरोध जो अच्छे से ज्यादा कर ले, ऐसा कुचालक पदार्थ होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिसके कारण उसके अंदर से धारा ना बहे। उच्च कार्यकारी तापमान होना चाहिए, यानी कि हाई वर्किंग टेम्परेचर होना चाहिए। कम टेम्परेचर में जो नष्ट नहीं होना चाहिए। अवश्य आकार में ढलने योग्य होना चाहिए, किसी भी आकार में ढाल ले। अगर हमें गोल चाहिए तो गोल बन जाए, अगर हमें स्क्वायर के रूप में यानी कि वर्ग के रूप में चाहिए तो उसके रूप में, चाहे किसी भी रूप में चाहिए, लंबा चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, उस आकार में ढलने योग्य होना चाहिए कुचालक पदार्थ। सस्ता होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए। सुदृढ़ यानी कि मजबूत होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जो इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। नमी रोधी होना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि नमी को है जो सोखने वाला ना हो, ऐसा पदार्थ होना चाहिए। नमी का भी कोई उस पर प्रभाव ना हो, ऐसा पदार्थ जो जिसके अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पदार्थ को हम जो अच्छा कुचालक मानते हैं। अब जो है कुचालकों का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। कुचालकों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ठोस कुचालक यानी कि सॉलिड इंसुलेटर, द्रव कुचालक लिक्विड इंसुलेटर, गैसीय इंसुलेटर। देखिए ठोस इंसुलेटर तो कौन से होते हैं? जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, माइका हो गया, बेकेलाइट, पोर्सलिन, एस्बेस्टस, लकड़ी, ये जो है सॉलिड इंसुलेटर होते हैं। लिक्विड इंसुलेटर कौन से होते हैं? ऑयल होता है, ऑयल। ऑयल कौन सा? खनिज होता है, खनिज और सिंथेटिक ऑयल जो है द्रव यानी कि लिक्विड इंसुलेटर मानते हैं। वार्निश होती है, क्या? वार्निश, वार्निश होती है, ऑयल होता है, ये है लिक्विड इंसुलेटर होते हैं। गैस इंसुलेटर कौन से होते हैं? हवा होगी, जो हमारे आसपास ये हवा है, ये सबसे अच्छा जो है कुचालक माना जाता है। गैस इंसुलेटर में हवा जो होती है, अब आप देखना तार जो है नंगे पड़े रहते हैं हवा के अंदर। 2 तार है, बेशक उनको आपस पास भी रख लो, लेकिन क्या है एक आपस में धारा प्रवाह नहीं हो पाता है एक से दूसरे के अंदर उनके। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो कुचालक का काम करती है। और कौन से एग्जाम्पल है इसके? नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन गैस होगी, नियोन गैस हो गई, ये जो है गैस इंसुलेटर के उदाहरण है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन जो गैस होती है, ये गैस इंसुलेटर के उदाहरण है। अब होते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ड्राई एयर है, यानी कि शुष्क हवा। आपने देखा होगा जो ओवरहेड लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी, जो 220 132 किलोवोल्ट ये जो लाइनें होती हैं, उनमें जो कंडक्टर के ऊपर जो है
इंसुलेटर नहीं चढ़ाया जाता, इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता है, वो नंगे तार ही रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुष्क हवा होती है, जो हवा होती है, ये इंसुलेशन का ही काम करती है। लेकिन क्या है, नमी से प्रभावित हो जाती है, ये हवा जो है नमी से प्रभावित हो जाती है। वैसे हवा को सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ माना जाता है। उसके बाद क्या है, रबर। रबड़ ट्रॉपिक पेड़ से मिल्की शेप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेड़ से जो है मिल्की शेप होता है, उससे बनाई जाती है रबड़। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत अच्छी होती है। कितनी? 30 केवी प्रति एमएम होती है। जो रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो जो है बहुत ही अच्छी होती है, 30 केवी प्रति एमएम होती है। लेकिन फिर भी है ना, इसका उपयोग जो है इंसुलेशन में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नमी को सोख लेता है। रबड़ जो है नमी को सोख लेता है, इसलिए इसका प्रयोग इंसुलेशन के रूप में नहीं किया जाता है। और जो है ज्यादा तापमान भी ये सहन नहीं कर सकता। रबड़ जो है ज्यादा तापमान भी इसको सहन नहीं कर सकता है। उसके बाद है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबड़ क्या होती है? जो सिंपल रबड़ होती है उसको गर्म करके, यानी कि उसमें उष्मा प्रक्रिया के द्वारा गंधक तथा जिंक ऑक्साइड मिलाकर तैयार किया जाता है। क्या मिलाकर? गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर जो है वल्केनाइड रबड़ बनाया जाता है। रबड़ को गर्म करके उसमें गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर तैयार किया जाता है वल्केनाइड इंडियन रबड़। क्या कहते हैं इसको? VIRB से कहते हैं, VIR, वल्केनाइड इंडियन रबड़। वल्केनाइज इंडियन रबड़, इसकी फुल फॉर्म जो है पूछ लेता है, पहले पूछी गई है एग्जाम में। VIR की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे वल्केनाइज इंडियन रबड़। और इसके अंदर जो है 3 से 5% सल्फर भी मिलाया जाता है। 3 से 5% सल्फर भी मिलाया जाता है, तब जो है VIR केबल प्रयोग की जाती है। VIR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तार के इंसुलेशन में किया जाता है। अब तो बहुत कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आ गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान रखना, PVC की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है? हल्की होती है और अधिक टिकाऊ होती है, सस्ता भी होता है PVC, ठीक है। इसलिए जो आजकल है वल्केनाइड इंडियन रबड़ की जगह पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो घरों में वायरिंग की जाती है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगाया जाता है उसको PVC का लगाया जाता है। उसके बाद है एबोनाइट। एबोनाइट क्या है? 180 डिग्री तक जो है ये तापमान को सहन कर सकता है, यानी कि 160 170 जो है ये सहन कर लेता है एबोनाइट को। लेकिन 180 डिग्री सेल्सियस पर यह जलना शुरू कर देता है। कितने पर? 180 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये एबोनाइट जो है पदार्थ जलना शुरू कर देता है। लेकिन क्या है, ये एसिड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे? एसिड से। अम्लों से यह जो है क्रिया नहीं करता है, अम्ल से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, उनका खोल जो है, बाहर का जो बॉडी है वो बनाई जाती है इससे, एबोनाइट से। एबोनाइट की रबड़ जो, ये भी रबड़ के टाइप सा होता है, ठीक है ना, रबड़ जैसा पदार्थ होता है एबोनाइट भी। आपने देखो जो घरों में जो बैटरी लगाई जाती है वो उसका जो बाहर की जो खोल होती है, जो बॉडी होती है, वो रबड़ से के टाइप की होती है, कठोर रबड़ होती है वो, ठीक है, एबोनाइट की। इसलिए लेड एसिड बैटरी का जो खोल है यानी कि जो बॉडी है उसकी बनाई जाती है एबोनाइट से। क्यों? क्योंकि ये जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। आगे क्या है? माइका। माइका यानी कि अभ्रक। अभ्रक पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। अग्नि और नमी से अप्रभावित रहता है, ना तो इसे जलाया जा सकता है, यानी कि अग्नि से जो है इस पर बहुत कम फर्क पड़ता है अग्नि से, ठीक है। और ना ही ये नमी को सोखता है, नमी को भी नहीं सोखता अभ्रक। इसलिए जो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो विद्युत प्रेस होती है यानी कि विद्युत इस्त्री होती है, उसमें जो एलिमेंट लगाया जाता है, उस एलिमेंट के चारों तरफ जो है माइका के पदार्थ को लगाकर जो है उसको इंसुलेटेड किया जाता है, इंसुलेटेड बनाया जाता है। जो विद्युत प्रेस के अंदर, विद्युत इस्त्री के अंदर एलिमेंट रखा जाता है, उसके चारों तरफ जो है अभ्रक लगा दिया जाता है, माइका लगा दिया जाता है।
और कहाँ जाता है, और कहाँ प्रयोग किया जाता है, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जनरेटर में जो कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है या फिर मोटर में जो कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, उसके कम्यूटेटर के बीच में जो स्लॉट होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा किया जाता है और बहुत ही अच्छा कुचालक पदार्थ माना जाता है माइका को, बहुत ही अच्छा कुचालक पदार्थ माना जाता है। अब है आगे बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, बंगूर है। बंगूर का मतलब क्या है, चोट मारने से जो है टूट जाते हैं, अधिक तापमान सहन कर सकते हैं ये बेकेलाइट जो है, अधिक तापमान भी सहन कर सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं, बंगूर होते हैं, बंगूर, जिससे क्या है इन पर चोट मारेंगे तो ये टूट जाते हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो घर में स्विच बनाए जाते हैं, सॉकेट बनाए जाते हैं, बल्ब के होल्डर बनाए जाते हैं, सीलिंग रोज बनाए जाते हैं, उसमें क्या है, बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। जो घर में जो बटन वगैरह होते हैं ना, स्विच लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, होल्डर भी बनाए जाते हैं इनसे, तो किस धातु के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट धातु के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट धातु के। याद रखना, पीछे एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि जो स्विच वगैरह होते हैं, अभी जो पीछे 56-57 का जो एग्जाम हुआ था हरियाणा सीटी का, उसमें शायद ये सवाल पूछा गया था, जो बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, हरियाणा में ही पूछा गया सवाल है ये। आगे क्या है, खनिज एवं सिंथेटिक तेल, यानी कि लिक्विड इंसुलेटर होते हैं, लिक्विड इंसुलेटर। सिंथेटिक तेल को सिलिकॉन और हाइड्रोजन को मिलकर बनाया जाता है, किसको, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोकार्बन को, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन को मिलाकर बनाया गया तेल होता है ये सिंथेटिक। प्रयोग किया कहाँ किया जाता है इसको, प्रयोग जो है ट्रांसफार्मर के अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, मेन टैंक, उसके अंदर सिंथेटिक ऑयल को रखा जाता है। उसके अंदर वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग मान लीजिए ये है, एक वाइंडिंग ये है, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए जो है इसके अंदर ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। और जो सिंथेटिक ऑयल का जो तापमान होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है, 140 डिग्री सेल्सियस तक ये अपना काम करता है, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस के बाद ये इसमें आग लग जाती है, ठीक है ना, इस ऑयल के अंदर 140 डिग्री। इसलिए जो पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं उनका तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना पड़ता है। किसे, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही इसका तापमान रखना पड़ता है सिंथेटिक ऑयल का। और जो क्रांतिक तापमान है, यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आग लग जाती है इस तेल के अंदर। क्रांतिक तापमान कहते हैं इसके 140 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि सिंथेटिक ऑयल कब तक काम करता है, तो आपको जवाब देना है 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पोर्सलिन, पोर्सलिन बहुत ही अच्छा कुचालक पदार्थ इसको माना जाता है, किसको, पोर्सलिन को। इसको चीनी मिट्टी भी कहा जाता है, पोर्सलिन को चीनी मिट्टी, पोर्सलिन को है चीनी मिट्टी भी कहा जाता है, विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है ना, इसको जो है किसी भी आकृति में ढालकर तैयार किया जा सकता है। इसको सुखाकर, पकाकर, जो है गर्म कर कर इसको किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। जिस भी तरीके का हमें चाहिए उसी आकार में हम इसे ढाल सकते हैं। बहुत ही जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो ओवरहेड लाइनें होती हैं, ओवरहेड लाइनों में जो कुचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वो जो काले काले लगे होते हैं, इंसुलेटर्स लगे होते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पोर्सलिन का। जो अपने बिजली बोर्ड में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है इंसुलेटर, वो कौन सा होता है, वो पोर्सलिन ही होता है, जिसे हम चीनी मिट्टी कहा जाता है। जो घरों में फ्यूज बने होते थे पहले, किटकट फ्यूज लगते थे, अब तो एमसी लगती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगते हैं। तो पहले जो है फ्यूज लगाए जाते थे। जो फ्यूज के जो खोल होते हैं, यानी कि जो फ्यूज की जो बॉडी होती है, वो किसकी बनाई जाती थी, वो पोर्सलिन की बॉडी बनाई जाती थी। किटकट के जो बेस होते हैं और जो आधार होता है, हीटिंग एलिमेंट, जो आपने हीटर देखा है, हीटर के अंदर जो प्लेट होती है जिसके अंदर एलिमेंट को रखा जाता है, वो भी जो है चीनी मिट्टी का ही बनाया जाता है, पोर्सलिन का बनाया जाता है। और मेन तो इस्तेमाल इसका कहाँ है, अपने इलेक्ट्रिकल में इसका मेन यूज जो है ओवरहेड लाइनों में जो इंसुलेटर बनाए जाते हैं
वहां पर जो है पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है कांच यानी कि ग्लास। जल व नमी से अप्रभावित रहता है ये, ना तो जल का इस पर कोई असर पड़ता है, ना ही नमी का इस पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि ये सोखता नहीं है। लेकिन क्या होता है, भंगुर होता है ये भी, बैगेलाइट की तरह ये भी भंगुर धातु होती है। कैसी भंगुर, इस पर जो है चोट मारने से ये टूट जाती है। ठीक है ना। प्राप्त कहां से होता है, सिलिका से प्राप्त होता है। कहां से मिलता है, सिलिका, सिलिका से मिलता है, जिसका रासायनिक नाम होता है SiO2। क्या होता है, SiO2, SiO2। प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका, बल्ब जो होते हैं बल्बों में प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, मरकरी वेपर लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप होता है, उनकी जो है आगे जो शीशा लगाया जाता है वो ग्लास ही होता है। ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, मरकरी वेपर लैंप में और सोडियम वेपर लैंप में ग्लास का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एस्बेस्टस। एक मिनट, उसके बाद क्या है, एस्बेस्टस। अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला धातु होता है। क्या है, अग्नि से तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि आग से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है नमी, ये नमी को सोख लेता है। जो इसके सबसे बड़ा वो है एस्बेस्टस का, नमी को ये सोख लेता है। ये गलत प्रॉपर्टी है इसकी, एस्बेस्टस की, नमी सोख लेता है। क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस तो तक ये अपनी बिना प्रॉपर्टी को खोए हुए अपना कार्य करता रहता है। अपना गुण खोए बिना 400 डिग्री सेल्सियस तक अपना काम करता रहता है। खराब प्रॉपर्टी है इसकी, नमी को सोख लेता है बस। ठीक है, और प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत प्रेस, हीटर, मोटर के टर्मिनल प्लेट के अचालक बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उष्मा अवरोधक के रूप में कार्य किया जाता है, प्रयोग लिया जाता है इसको उष्मा अवरोधक के रूप में। उससे आगे क्या है, सैलिक है। सैलिक जो है एक वार्निश, जो मैंने आपको बताया था, लिक्विड इंसुलेटर होता है ना सैलिक, उसको उसमें ये मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है ना। स्पिरिट में मैथिलेटेड स्पिरिट नाम की एक धातु, एक पदार्थ होता है, मैथिलेटेड स्पिरिट, उसमें जो है मिलाकर इसको वार्निश तैयार किया जाता है। वार्निश, वार्निश कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, लकड़ी पर, कागज पर। ठीक है, वाइंडिंग आदि में, वाइंडिंग भी होती है, मोटर में जो वाइंडिंग होती है ना, वहां पर भी है वार्निश का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे क्या है, कागज। कागज घास और रुई से मिलकर बनाया जाता है। किससे, घास और रुई से मिलकर तैयार किया जाता है पेपर को। और पेपर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, पेपर कैपेसिटर में प्रयोग किया जाता है। जो पेपर संधारित्र होता है ना, उसमें जो है पेपर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कुचालक, वाइंडिंग में कुचालक परत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है ना काफी तरीके के होते हैं पेपर, जैसे लेदरोइड पेपर हो गया, प्रेसफान पेपर हो गया, ट्रिपल एक्स पेपर हो गया, मिलीनेक्स पेपर हो गया, लेदरोइड पेपर हो गया। ठीक है, माइकोनेट पेपर हो गया। वहां पर जो है इसका प्रयोग, वो कागज जो है इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, काफी प्रकार के होते हैं, घास और रुई से तैयार किए जाते हैं। वाइंडिंग करते हुए ये इनका प्रयोग किया जाता है। मोटर की वाइंडिंग करते हैं ना, उसमें जो है कागज का प्रयोग किया जाता है और पेपर इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो है जो ज़्यादा लंबी हो गई है। जो इससे आगे का पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इनकी मैं कल आपको ये बताऊंगा कि कौन से जो है ये कुचालक पदार्थ है, इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, और जो है इनका तापमान के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, और किस क्या उनको याद रखने की ट्रिक है। और सेमीकंडक्टर के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। और अगर टाइम बचा तो कुछ थ्योरी वाइज कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है ना, MCQ वगैरह कर लेंगे। आज की वीडियो जो है जो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो पार्ट हम कल की वीडियो में करेंगे।